हम लोग पहले जानते थे कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट ये बात सही नहीं था। और इस बात को पता करने वाले सबसे पहले कौन थे? केपलर्स। और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोला गया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और केपलर्स ने अपने लॉ में 3 लॉ को बेसिकली बताया है। पहले लॉ को बोला गया लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे लॉ को बोला गया लॉ ऑफ एरिया एंड तीसरे लॉ को बोला गया लॉ ऑफ पीरियड। यहाँ पर हम लोग एक एक लॉ को बहुत ही सिंपल और डिटेल तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लॉ को क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये बेसिकली क्या था? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। पहले लॉ में क्या बताया गया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें जो 2 फोकस होता है उसमें से किसी एक फोकस पर होगा। इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो ये हमारा क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सन क्या होगा? इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हमारा दोनों फोकस है, और सन से जो सबसे नजदीक पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पेरिजी, और सन से सबसे जो दूर पॉइंट होगा प्लेनेट का उसको बोलते हैं एपोजी। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है? ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। बी क्या है? ये जो बी है वो क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। यहाँ पर F1 एंड F2 क्या है? फोकस है। और ये क्या है? ये जो पॉइंट है वो क्या है? पेरिजी। इसका एक और नाम क्या है? पेरिहेलन। पॉइंट ऑन द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन, जो क्लोजेस्ट टू सन होगा वो पॉइंट क्या बोला जाता है? पेरिजी। और एपेजी क्या होता है? पॉइंट जो क्या है सबसे दूर है सन से उसको क्या बोलते हैं? एपोजी। इसका एक और नाम क्या है? एपीहेलन। तो ये हमारा क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए बी क्या है? ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। बी क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। अगर यहां पर a इज इक्वल टू बी हो जाए तो ये बेसिकली क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? इसको लेट से मान लेते हैं r। अगर दोनों इक्वल है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा? r। केपलर के सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट्स टू द सन विल स्वेप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेकेंड लॉ बेसिकली क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि लेट से यहां पर प्लैनेट है और टी टाइम में यहां चला गया तो ये एरिया, और मान लेते हैं किसी टाइम पर प्लैनेट यहां पर है और उसके बाद टी टाइम पर यहां चला गया तो ये एरिया, दोनों एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों एरिया इक्वल का पॉसिबल है। आप देख रहे हैं कि यहां जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है यहां पर, वो क्या है? काफी कम है। यहां पर प्लैनेट्स को ज्यादा मूव करना पड़ रहा है, और दोनों का टाइम कितना लग रहा है? टी। तो टी टाइम में यहां से यहां जा रहा है और टी टाइम में यहां से यहां जा रहा है। अगर ये एरिया इक्वल है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर प्लैनेट्स क्या होगा? फास्ट मूव करेगा, और यहां पर प्लैनेट्स क्या होगा? स्लो मूव करेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि dA बाई dt क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या हम बोल सकते हैं कि ये एरिया इज इक्वल टू एरिया होगा। तो हमने क्या बताया कि जो प्लैनेट्स सन के नजदीक रहेंगे वो क्या होगा? फास्ट मूव करेगा, जो सन से दूर रहेगा वो स्लो मूव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एरिया क्या है? इक्वल है। ये कब पॉसिबल है इक्वल होगा? जब ये लेंथ क्या है? इससे काफी कम हो। जब ये कम रहेगा तो क्या होगा? प्लैनेट्स को टी टाइम में मूव करना है, यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है। ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, टाइम दोनों का सेम है, तो इसलिए यहां पर ये स्लो मूव करेगा और यहां पर फास्ट मूव करेगा। इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो ये हमारा क्या है? सन है,
ये प्लैनेट्स है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है, बाद में यहाँ पे चला गया है, प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ गया है, ये टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, तो जो ये एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। लेट से इसको बोल देते हैं डी थीटा। ये मान लेते हैं कि लेंथ आर है, तो ये जो आर्क है वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। अगर हम इसके एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया काफी स्मॉल होगा, इसको लेट से बोल देते हैं डीए। तो यहां पर हम डीए को क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि क्या है ये बहुत ही स्मॉल है एंगल, तो ये एंगल, ये जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, रफली 90 होगा। देखो यहाँ पे ज्यादा एंगल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, इतना छोटा है कि ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस है हमारा आर, हाइट कितना, ये हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा आर डी थीटा। तो बेसिकली क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। अब हमें क्या करना है, डी बाई डी टी प्रूफ करना है कि कांस्टेंट होता है, तो सबसे पहले हम डी बाई डी टी लिखेंगे, मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, या एंगुलर स्पीड इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो हमारा बेसिकली क्या आ गया, डी ए बाई डी टी क्या आ गया हमारा, आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अगर हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2m। और आपको पता होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बेसिकली क्या होता है, यही होता है। तो ये बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या हो जाएगा 2m। तो डी ए बाई डी टी क्या आ गया हमारा, L बाई 2m। देखो m क्या है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, अर्थ और यहाँ पर जो सन है और जो प्लेनेट है, ये हमारा सिस्टम है। इस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो ये बात है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, मास भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे केपलर्स का थर्ड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है प्लैनेट्स का, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, या हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर इसको हम अरेंज कर दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं T2 बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 बाई A1 का क्यूब। अगर हम पावर इस साइड लेके आ जाएं तो क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 के पावर 3 तो पहले था, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो ये रिलेशन बहुत इस्तेमाल होता है।